तो चलिए विस्फोट में सबसे पहली खबर आपको बताते हैं ईरान से जुड़ी हुई, जहां ईरान को लेकर के ये जानकारी है कि ईरान अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहता है। अमेरिका की शर्तों पर वो रुकना नहीं चाहता, युद्ध विराम नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी शर्तों को ही मारा जाए। ईरान अपनी शर्तों पर डटा हुआ है, एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका वो निभा रहा है। ऐसे में वो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहता कि अमेरिका की शर्तें क्या है जिस पर युद्ध विराम हो जाए। परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल वाले समझौते ईरान को कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान में हो रही वार्ता में परमाणु मुद्दों पर कोई बात नहीं हो सकती है, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यानी एक बात तो तय है कि ईरान के सापेक्ष में जो ये कहा जाता है कि वो एक अच्छा नेगोशिएटर है, वो उसने इस बार भी सिद्ध कर दिया है, जब उसके पास इस पूरी जंग में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और सीधे तौर पर अमेरिका की आंख में आंख डाल करके ये कह रहा है कि बातचीत होगी, सीज फायर भी होगा, लेकिन अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर यह सीज फायर होगा। उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। दूसरी तरफ ट्रंप एक अहम मीटिंग बुलाने वाले हैं, एक अहम बैठक करने वाले हैं, और ये वार्ता ईरान से तनाव पर होने वाली है। ईरान पर तनाव से जो बातचीत हो नहीं पा रही है, उसे लेकर के पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इसके साथ साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल मौजूद रहेंगे। ईरान युद्ध पर बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या चाहिए। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि ईरान को किस मुद्दों पर झुकाना है, लेकिन अमेरिका झुका नहीं पा रहा, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक तरफ ईरान फिर से ये स्पष्ट कर रहा है पाकिस्तान के दौरे के बाद कि वो क्या चाहते हैं। वो अपनी शर्तों पर ही सीज फायर चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो सीज फायर तो चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो को खोए बिना, अपनी शर्तों को तोड़े बिना, अपने आप को, अमेरिका को झुकाए बिना, जो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। अब आपको खबर इजराइल से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई को और ज्यादा टाल दिया गया है। नेतन्याहू की गवाही आखिरी समय में टाल दी गई है। सुरक्षा कारणों के कारण नेतन्याहू की गवाही को टाल दिया गया, और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा विस्फोट में मैंने आपको खबर दिखाई थी, बताया था हमने आपको कि किस तरीके से नेतन्याहू की गवाही को एक बार फिर से टाल दिया गया, ये कह करके कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। और एक बार फिर से यही हुआ। रिश्वत धोखाधड़ी केस में आरोप है नेतन्याहू पर। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000, ये वो 3 केस है जो उन पर भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे हैं। एक और खबर आपको बताती हूं, जहां उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार अटैक करते हुए नजर आ रहा है, और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक बार फिर से अटैक कर दिया है। उत्तरी इजराइल उसके लिए सबसे मुफीद जगह है। ये दक्षिणी लेबनान में हमला करते हैं, और हिजबुल्लाह उसके एवज में उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता है। अटैक में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह काफी ज्यादा नुकसान उत्तरी इजराइल में कर चुका है। अब इस बात को मानने से इजराइल भी इनकार नहीं करता, क्योंकि इजराइल की तरफ से जब सीज फायर लागू हो गया है लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार के बीच में, बावजूद इसके जब इजराइल हमले करता है तो वो बताता है कि हमारे यहाँ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, इसलिए हम ये हमले उस पर करते हैं। हालांकि ये जो अटैक उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, जो रॉकेट दागे गए, उसमें बताया गया कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू पर रिश्वत और धोखाधड़ी के 3 केस चल रहे हैं। तीनों केस में पिछले दिनों जब सुनवाई होनी थी, तब भी यही कहा गया था उनके सुरक्षा इनपुट को लेकर के कि सुरक्षा में सेंध लग सकती है, उनका कोर्ट जाना मुफीद नहीं रहेगा, और एक बार फिर से उसी बात को दोहरा दिया गया है, यानी फिर से वो पेश नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में कार्यक्रम में हमला हुआ, फायरिंग की गई, और इस घटना ने अमेरिकी एजेंसियों की काबिलियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल क्यों खड़े हुए और कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बार फिर से देखें। वॉशिंगटन के होटल में ट्रंप के कार्यक्रम में हमला हुआ। कई राउंड गोलियां चली, एक शख्स घायल हुआ, हमलावर गिरफ्तार हुआ।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत सभी मेहमान सुरक्षित रहे। सवाल ये उठता है कि ट्रंप के कार्यक्रम में हमला करने वाला था कौन? बताया जा रहा है कि हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में मौजूद थे। उसमें हमला करने वाले शख्स की पहचान कैलिफोर्निया के कॉल थॉमस एलन के रूप में की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को आरोपी शख्स का एक पत्र मिला जिसमें उसने हमले की वजह बताई। खबरों के मुताबिक पत्र में कॉल थॉमस एलन ने लिखा था कि वो अब किसी पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार को अपने हाथों को उसके अपराधों से गंदा करने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से करीब 10 मिनट पहले एलन ने अपने परिवार को ये पत्र भेजा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पत्र में एलन ने अपने टारगेट के रूप में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में एनालिस्ट किया। हालांकि इस लिस्ट में FBI डायरेक्टर काश पटेल को बाहर रखा गया। पत्र में आरोपी एलन ने इस हमले का बचाव करते हुए इसे दूसरों की तकलीफों के जवाब के तौर पर पेश किया। पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे हुए अधिकारियों की लापरवाही का भी खुलासा किया गया। खबरों के मुताबिक एलन ने दावा किया कि वो कई हथियार लेकर हिल्टन होटल में दाखिल हो गया और किसी ने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की। एलन के मुताबिक इवेंट की सारी सुरक्षा बाहर ही लगी हुई थी, जिसका पूरा ध्यान प्रदर्शनकारियों और अभी आने वाले लोगों पर ही था, क्योंकि जाहिर है कि किसी ने सोचा नहीं कि अगर कोई एक दिन पहले ही चेक इन कर ले तो क्या होगा। सच कहूं तो ये लापरवाही तो हद से ज्यादा है और मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि जब इस देश को दोबारा कोई काबिल नेतृत्व मिलेगा तब तक ये कमी ठीक हो चुकी होगी। खास बात यह है कि एलन ने हमले के दौरान होटल स्टाफ, होटल के सुरक्षा कर्मी, पुलिस वालों या अन्य लोगों पर हमला नहीं करने की बात कही। साथ ही सीक्रेट सर्विस पर सीमित तौर पर हमला करने की बात लिखी। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को ऐसी किसी परिस्थिति का अंदाजा ही नहीं था, या फिर आरोपी एलन को ट्रंप के किसी करीबी ने मदद दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में फायरिंग के आरोपी कॉल एलन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आरोपी कॉल एलन आखिरकार है कौन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलन की तरफ से की गई थी, जिसे गिरफ्तार किया गया। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री उसकी तरफ से ली गई थी। ये उसका पूरा बैकग्राउंड है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने पढ़ाई की है। C2 एजुकेशन कंपनी में पार्ट टाइम टीचिंग का काम भी वो करता था। दिसंबर 2024 में बेस्ट टीचर अवार्ड से उसे नवाजा गया था। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि वो एक कोई वीडियो गेम डेवलप भी करता था और वीडियो गेम इस दौरान वो डेवलप भी कर रहा था। फर्स्ट फ्लोर नाम से एक और गेम बनाया जा रहा था उसकी तरफ से। तो ये व्हील चेयर के लिए इमरजेंसी ब्रेक इसकी तरफ से, एलन की तरफ से बनाया गया था। यानी वो कई ऐसे काम हैं जो कि समाज में योगदान के लिए कर चुका है। लेकिन अब जब उसे गिरफ्तार किया गया है तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2017 में लोकल अखबारों में भी उसका नाम छपा है और उसके उपलब्धियों के लिए ये नाम छपा था। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि आखिरकार कॉल एलन कौन है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में जाकर के गोलीबारी को अंजाम दिया था। वाशिंगटन में हुआ। हालांकि ये हमला कोई पहला मामला नहीं है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दुश्मनों के निशाने पर आए हों, इससे पहले भी उन पर हमला किया जा चुका है। हालांकि हर बार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं और हमलावरों को या तो मार गिराया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब आइए आपको बताते हैं ट्रंप पर पहले भी कितने हमले हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं जो पहला हमला था वो हुआ था 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में प्रचार के दौरान अटैक किया गया था। रैली के दौरान कान को छू करके गोली निकल गई थी। आपको याद होगा वो तस्वीरें किस तरीके से सामने आई थी और सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को उस दौरान हालांकि मार गिराया था। स्नाइपर्स की तरफ से ये किया गया था। दूसरा हमला फ्लोरिडा, जो कि उनका आवास भी है, फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर अटैक हुआ था और ट्रंप उस दौरान गोल्फ खेल रहे थे, तभी अचानक से उन पर फायरिंग कर दी गई थी। तो ये दो हमले उनके ऊपर पहले भी हो चुके हैं और ये तीसरा हमला था जो कि हिल्टन होटल में उस वक्त हुआ जब डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। अब आपको खबर बताती हूँ, हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल बड़ा दावा कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम करने का दावा
इजराइल की तरफ से किया गया। लेबनान की ओर से भेजा गया विमान लापता। इजराइली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उत्तरी इजराइल की ओर भेजा गया था विमान, लेकिन अब वो लापता है। वो ये कहते हुए दरअसल नजर आ रहे हैं, दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले तो कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के तमाम जो हमले हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। एक और खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी एक बार फिर से देखने को मिली है। फिर से एक बार उनके सुर बदल गए हैं ईरान को लेकर के। अब ईरान के पास लगभग 3 दिन बचे हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से। वो कह रहे हैं कि बस 3 दिन बचे हुए हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि अब हम अनिश्चितकालीन सीज फायर लगा रहे हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकते हैं। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया, बड़ा हमला हम करेंगे 3 दिन बाद। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी आ गई है कि 3 दिन आप और खैर मनाइए, लेकिन उसके बाद हम आपके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने वाले हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयानों से पलट जाए और ये एक तरीके से प्रेशर बनाने का प्रयास भी है कि ईरान किसी तरीके से अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाए और अमेरिका उससे अपनी शर्तों के अनुसार सीज फायर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर दस्तखत करवा ले और अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दे, जो कि ईरान के अड़ियल स्वभाव की वजह से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका में है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हम कर सकते हैं, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। यह इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के जितने भी आघात थे उनको नाकामयाब कर दिया है। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ट्रंप के कार्यक्रम में हमला कोई छोटी बात नहीं है। इस हमले ने न केवल ट्रंप प्रशासन को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। यह ट्रंप पर तीसरा हमला रहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप का इतना बड़ा दुश्मन कौन है, या वो कौन है जिसे ट्रंप की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग कोई मजाक नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है। क्या ये ईरान का बदला था या फिर इसके पीछे अमेरिका के अंदर मौजूद डीप स्टेट का हाथ था। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत। एक हथियारबंद शख्स होटल के अंदर ट्रंप कैबिनेट के बेहद करीब पहुंच जाता है। ऐसे में अगर स्पेशल फोर्सेज या सीक्रेट सर्विस को प्रतिक्रिया करने में जरा सा भी वक्त लगता तो इसका क्या अंजाम हो सकता था, ये सोचकर भी डर लगता है। इस हमले के पीछे ईरान का नाम भी आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की मौत से ईरान को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है, क्योंकि संभव है कि अगला राष्ट्रपति उतना आक्रामक ना हो, या तो वो ईरान की शर्तों के आगे झुक जाए। ऐसे में ईरान एक बेहद मजबूत ताकत के रूप में उभर सकता है। हमले की तार ईरान के सहयोगी देश जैसे कि रूस, चीन या उत्तर कोरिया से जुड़ सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ईरान से बातचीत रद्द होने का इस हमले से कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर ट्रंप से ईरान युद्ध का बदला लिया जा रहा है। ईरान अभी भी अमेरिका का सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ट्रंप से बदला दूसरे रास्तों से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में IRGC चीफ सुलेमानी की हत्या हुई थी। हमले के पीछे ईरान गठबंधन के देश शामिल हो सकते हैं। ईरान मानता है कि अगर ट्रंप रास्ते से हट गए तो परमाणु हथियार बना पाएगा, जबकि रूस का प्लान है कि अगर ट्रंप यूरोप में दखल नहीं देंगे तो यूरोप पर रूस का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। चीन भी सुपर पावर बनने की चाहत रखता है, जबकि ट्रंप उस पर अंकुश लगाते रहे हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी कोरियाई प्रायद्वीप में दबदबा बनाना चाहते हैं और ट्रंप साउथ कोरिया का साथ दे रहे हैं। साफ है कि हमले के पीछे बाहरी ताकत का हाथ तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के कई दुश्मन हो सकते हैं। अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट भी ट्रंप का दुश्मन साबित हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका में डीप स्टेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। FBI, CIA, NSA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और बड़े कॉर्पोरेट हाउस मिलकर एक सीक्रेट सरकार चलाते हैं। ये षड्यंत्रों के जरिए चुने हुए राष्ट्रपति की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि ट्रंप खुद बिजनेसमैन रहे हैं, लिहाजा वो इस गठबंधन को हावी नहीं होने दे रहे। ट्रंप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिनका उनके रिलेटिव्स और करीबी फायदा उठा रहे हैं, जिससे डीप स्टेट के नेटवर्क से जुड़े लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। हो सकता है कि इस वजह से वो ट्रंप को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हों। माना जाता है कि डीप स्टेट से जुड़े पेंटागन के कई टॉप जनरल भी फिलहाल युद्ध जारी रखना चाहते हैं, ताकि ट्रंप का ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन से भटकाया जा सके। इससे उनके खिलाफ विरोध भड़काया जा सके।
साफ है कि ट्रंप के दुश्मन कई हैं और सभी बेहद ताकतवर हैं। हालांकि सच ये भी है कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।